तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। देखो, जब भी हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट यानी हेड जहां पे हम अपने ट्रांजेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स खोलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इंडिविजुअली, उसको अकाउंट्स खोलते हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैटेगराइज करना होता है। अब उसी कैटेगराइजेशन के लिए आप रूल्स एंड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पढ़ते हैं कि कब वो डेबिट होगा, कब वो क्रेडिट होगा। अच्छा, अब तक हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करी, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने प्लस और माइनस के थ्रू चीजों को समझा है। और वहां पे भी मैंने ये बात बोली थी कि अकाउंट्स में ना प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है। और डेबिट और क्रेडिट कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है। यानी डेबिट अगर कोई वैल्यू है तो कभी इसका मतलब प्लस है और कभी इसका मतलब माइनस है। सिमिलरली क्रेडिट कोई वैल्यू है, कभी इसका मतलब प्लस है, कभी इसका मतलब माइनस है। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, कैसे क्लियर होगा? बहुत आसान है। आप इतना समझ लो कि अब से प्लस और माइनस नाम की कोई चीज नहीं है, हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स पढ़ने होंगे और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम पहले देख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या है। बेसिकली जो भी आप अकाउंट बनाते हैं, ठीक, जो भी आप अकाउंट बनाते हैं इसकी दो साइड होती है। इसकी दो साइड होती है, एक होती है आपकी लेफ्ट साइड और एक होती है आपकी राइट साइड। भाई हमारे दो हाथ हैं, इसलिए हमने ये कहा कि हमने दो साइड बोल दिए। तो कोई भी अकाउंट है इसको दो साइड बोल दिए। लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। इसका जो एब्रीविएशन है वो होता है डेबिट, डी आर, और क्रेडिट, सी आर। अब एक बात हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर डेबिट में कहीं पे भी आर नहीं है, तो इसका जो एब्रीविएशन है वो डी आर क्यों बना? क्रेडिट में तो चलो हमें हर आर नजर आ रहा है, तो ये तो समझ में आता है कि ये सी आर बन गया, पर ये डी आर क्यों बना? देखो, कोई भी, और खासकर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका कोई ना कोई ओरिजिन सोर्स होता है। जैसे हमारी जो हिंदी है, देवनागरी है, कहीं ना कहीं संस्कृत से उठ के आई है। ऐसे ही जो इंग्लिश है वो लैटिन से उठ के आई है, लैटिन। तो लैटिन में ना ये डेबिट नहीं है, ओरिजिनली इट्स डेप्ट्रे, और क्रेडिट जो है वो क्रेडिट ट्रे। तो देखो, दोनों के लास्ट में आर आ रहा है, इसीलिए इसका एब्रीविएशन डी आर और सी आर है। खैर, इस बात से कोई इतना खास मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि फुल फॉर्म इनकी डेबिट इंग्लिश में, क्रेडिट, और एब्रीवेटेड फॉर्म है डी आर और सी आर। लेफ्ट हैंड साइड को अकाउंट के हमने बोला डेबिट, राइट हैंड साइड को हमने बोला क्रेडिट। अब जो आइटम है वो कब लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी ट्रांजेक्शन, और कब राइट साइड में लिखी जाएगी, सर ये कैसे पता चलेगा? इसी के लिए हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले हम लोग आज करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। इसको इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, इसको हम गोल्डन अप्रोच भी बोलते हैं, और यहीं से निकल के आता है गोल्डन रूल भी निकल के आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। क्योंकि अकाउंट में ही हमने लेफ्ट या राइट में लिखना है ना, तो सबसे पहले अकाउंट को समझेंगे और फिर हम समझेंगे कब वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, कब वो राइट में लिखा जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट जो वो होता है जो किसी इंडिविजुअल, फर्म या पर्सन से रिलेटेड होता है। तो हमने कहा रिलेटेड टू पर्सन, है ना। अब पर्सन देखो कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल यानी मैं, आप, हम, इंडिविजुअल्स, कोई फर्म यानी कोई कंपनी वगैरह, कंपनीज, कंपनीज, ओके। अब इंडिविजुअल हमने बोला है तो यानी डेटर्स, क्रेडिटर जो आप पीछे पढ़ के आए हो, कोई ना कोई ये कंपनी या इंसान या कोई ना कोई पर्सन ही तो हो सकता है डेटर और क्रेडिटर। तो ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे रमेश, सुरेश यानी एनी नेम, जिसको आपने बोला हम ऐसे समझ सकते हैं, एनी नेम, एनी कंपनीज नेम, कोई फर्म का नाम, ओके। अच्छा एक और देख लो, बैंक, बैंक अकाउंट भी यहीं पे आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। एक बात ध्यान से समझना कि जो बैंक अकाउंट है ये किसी ना किसी पर्सन पे या कोई ना कोई कंपनी ही से ऑपरेट कर सकते हैं, ये अपने आप तो ऑपरेट होता नहीं है, किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है ये। तो इसीलिए बैंक अकाउंट भी यानी बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ओके। तो बहुत ही सिंपल इसकी वो है डेफिनेशन कि रिलेटेड टू पर्सन, और पर्सन को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पर्सन के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। इंडिविजुअल्स यानी कोई भी नेचुरल पर्सन, मैं और आप, फर्म्स या कंपनीज यानी आर्टिफिशियल पर्सन, डेटर एंड क्रेडिटर्स, वही नेचुरल पर्सन की हम बात करते हैं, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन की हम बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो आगे चल के फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन अकाउंट ये वही है जो किसी इंसान से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो। नेचुरल पर्सन यानी मेरे और आपके जैसे, जो बायोलॉजिकली जिनका बर्थ हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ना क्रिएशन ऑफ गॉड, दैट्स इट। तो आप बेसिकली ये भी लिख सकते हो बायोलॉजिकल क्रिएशन या क्रिएशन ऑफ गॉड, जो मर्जी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेचुरल पर्सन होंगे। चलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे राम है, राम्स अकाउंट, ओके। रूपल्स अकाउंट, अब आप एक बात ध्यान से देखो, मैंने राम का अकाउंट लिखा है, यानी किसी इंडिविजुअल का अकाउंट लेना है तो आप हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लगा के चलोगे। देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा के चलाया मैंने। फिर हमारे पास हो गया दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट कोई कंपनी का नेम, यानी जिसे हम बोलते हैं मैन मेड। नेचुरल पर्सन तो गॉड मेड है, यानी गॉड की क्रिएशन है, और आर्टिफिशियल मैन मेड। एनी कंपनीज नेम या फर्म्स नेम, सब यहां पे आ जाएंगे। और सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, अब ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वही है जो आपने पीछे पढ़े हैं ना, यानी ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जैसे देखो मैंने एक बैंक का नाम लिया था, बैंक किसी न किसी पर्सन को या किसी न किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या फिर आपके जो एडवांस इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम, है ना,
और एडवांस एक्सपेंसेस, ये जो हमने चार चीजें पढ़ी थी वो यहाँ पे आती है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आती है। जैसे आप बोलते हो कि भाई आप रेंट पे रहते हो और आपने रेंट नहीं पे किया है, तो आप क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे कि रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। भाई लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, आप यही तो बोलोगे। आपने रमेश नाम का एक ड्राइवर रखा हुआ है अपनी कार, जो आपकी कार चलाता है, आपको लेके जाता है इधर से उधर, तो आपने उसको सैलरी पे नहीं करी अभी जून मंथ की, तो आप क्या कहोगे कि यार रमेश की ना जून मंथ की सैलरी पे करनी है। तो ये क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, सैलरी एक खर्चा है लेकिन वो पे नहीं किया आपने, तो आप कैसे लिख रहे हो, रमेश की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हैं वो सारे यहां पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि कोई भी एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, है ना, एडवांस एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जो चारों हैं, और चाहो तो आप बैंक भी यहीं पे लिख लो, वैसे बैंक भी आता है यहाँ पे, बैंक भी यहीं पे आ गया। ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हैं जो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल, जैसे नाम में पता चल रहा है कि ये इम्पर्सनल है, यानी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड है ना, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, किसी किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है रियल अकाउंट, और दूसरा बोला गया है नॉमिनल अकाउंट। दोनों को समझते हैं। देखो, रियल अकाउंट बेसिकली आपका क्या है, जो आप किसी ना किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। तो हमने बोला रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, डेटर को छोड़कर, क्योंकि डेटर को तो आपने ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में ले लिया है, तो बार बार थोड़ा ना लोगे, इसलिए डेटर को छोड़ के जितनी भी एसेट्स है सारी यहां पे आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर, कैश, है ना, स्टॉक, जो आपको समझ में आता है आप सब यहां पे ले सकते हो, लैंड, सब यहां पे आ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जो बेसिकली आपके एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो पर्सनल अकाउंट में आ गया और जो रियल अकाउंट में आ गया, इनको छोड़कर अगर कुछ भी बचा है वो सारा का सारा कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो हम कह रहे हैं ऐसे अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू खर्चे हैं, रिवेन्यू यानी बिजनेस का ऑपरेशन करके आपने पैसा कमाया, लॉसेस, गेन्स,
ये सारे खर्चे या इनकम आपकी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, और नॉमिनल अकाउंट के थ्रू ही ना आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता लगाते हो या प्रॉफिट पता लगाते हो। जो इसका नेट रिजल्ट होता है, नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दी नॉमिनल अकाउंट्स इज प्रॉफिट। और आपको पता ही है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और फिर इस प्रॉफिट या लॉस को आप क्या करते हो, कहां ले जाओगे, वही कैपिटल अकाउंट में आप ले आके ऐड या लेस कर दोगे, है ना। लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो ऐड, कैपिटल में ले जाके, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में अच्छे से सीखा हुआ है। तो हमने ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली 3 अकाउंट्स को समझा, मेनली 3, वैसे तो हमने 2 कैटेगरी बनाई, फिर उनमें हमने सब कैटेगरी बना के समझा। मेनली 3 अकाउंट हमने समझे, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इसी से रिलेटेड आपके अब गोल्डन रूल है। देखो यहां पे अकाउंट हमने समझ लिया, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट क्लासिफिकेशन कर ली। अब हम यहाँ पे वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाने वाले हैं कि कब पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा, कब पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा, सिमिलरली कब रियल डेबिट, कब क्रेडिट, एंड सो ऑन। तो यहां हम करने वाले गोल्डन रूल। ये कई बार आपको ट्रेडिशनल रूल भी बोल देगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल देगा, व्हाटएवर। तो पहला हमारा अकाउंट कौन सा था भाई, पर्सनल अकाउंट था हमारा पहला। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स आप ऐसे ध्यान से समझना, अगर कोई रिसीवर है यानी आपसे कोई पैसा रिसीव कर रहा है तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे डेबिट करोगे। लेकिन आपको अगर कोई पैसा दे रहा है, पैसे, अब मैं बाबा पैसा बोल रहा हूं, अब पैसे से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पे कुछ भी दे रहा है, कुछ भी, अगर हम वो आउटसाइड पार्टी या कोई भी हमें कुछ भी दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, है ना। और अगर वो हमसे रिसीव कर रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। ये रूल ध्यान रखना। अब हम देखते हैं सेकंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल देखो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, यानी कोई भी असेट, टेंजिबल इंटेंजिबल, हमारे पास आ रही है, और हमारे पास कब आएगी, जब हम परचेस करेंगे या हम जब एक्वायर करेंगे, राइट, यानी इंक्रीज होगी। जब हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। और अगर हमारे पास से जा रही है, कब जाएगी, जब हम बेच देंगे या हमारा नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे पास से जा रही है फॉर सम रीजन, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। थर्ड रूल है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। तो हम कह रहे हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो हमारे अगर कोई खर्चे हैं, लॉसेस हैं, तो आप उनको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, अगर कोई लॉसेस हैं, खर्चे हैं, तो डेबिट,
और अगर कोई इनकम है या गेन्स है तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो हमारे 3 रूल थे, तीनों रूलों को हमने पढ़ लिया और इसके अकॉर्डिंगली हम कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 6.4 पर है, टीएस ग्रेवाल की बुक से, है ना। हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा देखेंगे और हम थोड़ा 3 कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 अकाउंट है, तीनों कॉलम बना लेते हैं और जो आइटम जिस कॉलम से बिलोंग करती है उस कॉलम में हम डालेंगे। देखो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, अभी हमें सिर्फ अकाउंट को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट है कौन सा। अभी हमें डेबिट और क्रेडिट नहीं बताना। ओके, चलो तो हमने 3 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। चलो तो सबसे पहली आइटम हमारी कैश। देखो कैश क्या है, एक टेंजिबल एसेट है, और टेंजिबल एसेट का रूप हमने क्या बोला था, रियल अकाउंट हो जाएगी। तो आपने बोला कैश यहां, फिर आपके पास है सेकंड बैंक। मैंने बैंक क्या बोला था, कि बैंक जो है एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी ना कोई पर्सन इसको ऑपरेट करता है, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, तो बैंक भी यहां आ गया। थर्ड आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ना भाई। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी ओवर ड्यू है, हमने किसी को सैलरी पे करनी थी पर अभी तक पे नहीं करी है, तो हम कोई ना कोई किसी ना किसी पर्सन की हमने सैलरी पे नहीं करी ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट है। अब इसको ऐसे समझ लो, एक इस तरह से ध्यान रख लो कि अगर एक बॉक्स में इस बात में लिख देते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई भी इनकम है, ठीक है, उसके आगे अगर ये वर्ड लगे हैं, यानी आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, यानी कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम, उनके आगे अगर ये वर्ड लगे हैं ना, आउटस्टैंडिंग, एडवांस और एक्रूड, तो ये भाई आपके पर्सनल अकाउंट है। ये एक तरह से आप नोट चिपका लो भाई, ठीक है। चलो तो हमारा जो थर्ड आइटम है हमने लिख लिया। फोर्थ है हमारे पास सेल्स। सेल्स हमारी क्या है, इन रिवेन्यू है, जो पैसा आप कमाओगे, कोई सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, यानी आपने पैसा कमाया है, सेल्स है। सेल्स इधर आ गई। फोर्थ एक्रूड इंटरेस्ट, तो मैंने क्या समझाया अभी अभी कि कोई भी आइटम जिसके आगे ये वर्ड लगे हैं तो आपका ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको ले लिया है एक तरह से, है ना, और इस पे आपका टाइटलशिप भी होती है, आपको इस पे हक होता है कि आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये रेंट से अलग है, रेंट नहीं है। रेंट में आपको सिर्फ जैसे आपने रूम ले लिया या हाउस, आपने कोई भी चीज मशीन की कोई भी रेंट पे ले ली, आपको उसमें हक नहीं होता कि आप उसे बेच सके या किसी और को ट्रांसफर कर सके, है ना, या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस कर सके। लेकिन जो लीज होल्ड पे, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर लीज होल्ड पे ली जाती है, यानी कोई घर आपने लीज होल्ड पे ले लिया, कोई मशीनरी या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लीज पे ले लिए, तो इसमें आपका हक होता है कि आपका जो ऑनरशिप यानी जो आपका अधिकार है ना इस प्रॉपर्टी पे, वो आप किसी और को बेच सकते हैं।
यहां पे ये राइट मिल जाता है ना। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये आपकी एसेट है और एसेट यहां आ जाएगी। ड्राइंग्स अगेन पार्टनर से रिलेटेड है, यानी बिजनेसमैन से रिलेटेड है, जो पर्सनल यूज के लिए फर्म का जो ऑनर होता है वो निकालता है पैसा, तो यहां पे आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, आपको गेन हो गया, फायदा हो गया, इधर आ जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ, अगेन बैड डेट्स क्या होता है कि आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में हमेशा ऐसा होता है कि आप क्रेडिट पे सेल या परचेज तो करते ही हैं। तो आपने क्रेडिट सेल करी, आपने क्रेडिट सेल करी और क्रेडिट सेल में क्या हुआ भाई, वो पैसा ना दे नहीं पाया और इवेंचुअली आपने उससे बहुत मांगा, वो कह रहा भाई मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं कहां से लाऊं। तो आप क्या कहोगे, चल यार तो लॉस मान के आपने इसे राइट ऑफ कर दिया, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बैड डेट, यानी जो आपने जो कोई उधारी किसी को दी थी वो खराब हो गई, बेकार हो गई, अब इससे पैसा नहीं मिलने वाला और आपने उसे लॉस मान के राइट ऑफ कर दिया। तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है, लॉसेस है ना, लॉस। तो ये आपका आ गया इधर बैड डेट रिटर्न ऑफ। परचेजेस अगेन खर्चा है, आप सामान खरीद रहे हो, परचेजेस इधर आ जाएगी। सेल्स आपकी रेवेन्यू थी तो नॉमिनल में गई, परचेजेस आपके एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होते हैं तो डेबिट में गए। बैड डेट रिकवर्ड, अब ये क्या है कि मान लो वही सेम चीज इसी से इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं कि आपने बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया, कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद अब तो आपने लॉस मान के खत्म कर दिया, आप भूल गए इस पैसे को, लेकिन वो पर्सन आता है कहता है भाई साहब आपकी कुछ उधारी थी मेरे ऊपर, आप ये ले लो मेरे से पैसे, तो वो आपको पैसे दे गया। तो आप इस पैसे की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और आपने रिसीव कर लिया, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं जो पैसा आपने लॉस मान के राइट ऑफ कर दिया था वो आपको रिकवर हो जाए, मिल जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे, इनकम गेन बोलोगे। तो हम इसको कहां लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। फिर आपके पास है प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन फिजिकल एसेट है, रियल अकाउंट टेंजिबल एसेट्स है, रियल अकाउंट में आ गया। कैपिटल ऑनर से रिलेटेड है, यानी ड्राइंग्स, सॉरी ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ही ऑनर से रिलेटेड होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट पे किया है आपने, खर्चा, तो यहां आ गया। देखो ध्यान से, अब इसके आगे एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगा था तो इसलिए खर्चा बन गया, यानी कोई भी खर्चे और इनकम उनके आगे अगर आउटस्टैंडिंग एडवांसेस और एक्रूड वर्ड लगा है तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक जो है किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, देखो ऐसा है कि मान लो ये एक बिजनेसमैन है और ये बैंक इसका अकाउंट इस बैंक में है ना। क्या होता है कि जब बिजनेस जो है करंट अकाउंट जो होता है उसमें से पैसा रोज डेली बेसिस पे निकालता और जमा कराता रहता है, तो बैंक ना अपने कस्टमर को ना हाईलाइट कर लेता है, नोट कर लेता है कि यार ये जो बंदा है ना ये मेरे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है और ये वैल्यूएबल कस्टमर होने की वजह से ये मेरे को छोड़ के ना जाए तो इसको मैं कुछ फैसिलिटीज देता हूं। तो बैंक ना ऐसे कस्टमर्स को फैसिलिटी देता है कि आप चाहें तो जितनी लिमिट आपने, जितने पैसा आपने हमारे यहां डिपॉजिट कराया है एक लिमिट से ज्यादा आप पैसा निकाल सकते हैं। मींस सपोज अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट है तो बैंक अपने कस्टमर से कहता है तो 5 लाख तो ये खैर आपका पैसा है ही, इसको तो आप निकाल सकते ही हो, हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा 2 लाख और रुपए निकाल सकते हो, यानी कभी अगर जरूरत पड़ गई तो कस्टमर 7 लाख रुपए निकाल सकता है ना। तो बेसिकली ये 2 लाख रुपए क्या है ना, बैंक उधार दे रहा है,
लोन दे रहा है, एक तरह से बोरोइंग्स दे रहा है किसको, कस्टमर को, कि आप हमारे इतने वैल्यूएबल कस्टमर हैं तो आपको हम ना ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप हमसे उधार ले सकते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, है। ऑब्वियसली बैंक इस पे बहुत ही हाई चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो 2 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाल लिए वो आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी हो गई, लेकिन है किसी न किसी उससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, तो बस आपने इसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, है ना। नेक्स्ट है आपके पास प्रीपेड रेंट। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। तो मैंने आपको बताया है भाई किसी भी खर्चे के आगे प्रीपेड, एडवांस या ऐसा कुछ लग जाए तो वो पर्सनल अकाउंट। कैरेज इनवॉर्ड, देखो कैरेज क्या होता है ना, जो वो थोड़ी ठेली टाइप की नहीं होती जिसमें आप कैरेज जिसे आप बोलते हो, जिसमें सामान रख के इधर से उधर ले जाते हैं, कैरेज, रेडी रेडी जिसे आप बोलते हो, रेडी टाइप, तो यही है कैरेज इनवॉर्ड। ये कैरेज क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ना, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें कैरेजेस होते हैं, तो वहां से क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से लोड होके अंदर फैक्ट्री के अंदर आता है, तो इसी को बोला जाता है कैरेज इनवॉर्ड। कई बार आप ना कैरेज आउटवॉर्ड भी देखोगे, तो इसका मतलब ये है कि उसी कैरेज में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बना के अब क्या होगा, फैक्ट्री के बाहर जाएगा, है ना। तो उसी खर्चे को जो कैरेज आउटवर्ड है, इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल उस कैरेज में लोड करके फैक्ट्री के बाहर ले जाया जा रहा है, तो इसमें जो भी खर्चा आता है, यानी इनवर्ड यानी रॉ मटेरियल को अंदर लाए तो खर्चा, जो भी खर्चा हुआ, फिनिश गुड्स को बाहर लेके गए जो भी खर्चा हुआ, तो इसको हमने बोला कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। दोनों ही आपके लिए एक्सपेंसेस हैं और ये किसका पार्ट बनेंगे, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। कैरेज इनवॉर्ड। फिर लास्ट आपको दिया हुआ है गुडविल, और गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, इसलिए आ गई रियल अकाउंट में। ये आपका क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, इसको आप लोग समझेंगे और अगली बार खुद इसको अटेम्प्ट करेंगे।